गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं नेहा शर्मा वागर्त एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हमने शुरू किया था प्राचीन काल भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट जो हमने टॉपिक कंप्लीट करा था वो कंप्लीट करा था ताम्र पाषाणकालीन स्थल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल हमने पढ़ा था, यानी कि व्यक्ति जब तांबे की खोज उसने कर ली थी और साथ साथ पत्थर भी वो यूज कर रहा था। ओके, तो उसको हमने बोला ताम्रपाषाण काल। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि एक और धातु मनुष्य बनाने लग गया था जिसका नाम है कांसा। ठीक है, क्या नाम है जिसका? कांसा है। और कांसा कैसे बनता है? कांसा बनता है तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण होता है। ठीक है, तो कांस्य युगीन सभ्यता आगे आई थी ताम्रपाषाण काल के बाद, और इसी कांस्य युगीन सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, या फिर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। कैसी सभ्यता थी ये? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एंशियंट जब हिस्ट्री की आप बात करें तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं उनमें से ये एक है। ठीक है ना, तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले अपन आते हैं इसके नाम पर। ठीक है, हड़प्पा, कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कुछ लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम किस प्रकार से पड़े हैं हमारे? तो सबसे पहली बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो ज्यादातर स्थल स्टार्टिंग में जो खोजे गए थे वो किसके आसपास थे? वो सिंधु नदी घाटी के आसपास ही सारे स्थल स्थित थे, इसलिए हमने इसको नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि वहां से सिंधु की नदी बहती है। ठीक है, जब अपन बात करते हैं, नक्शा बनाते हैं जब हम भारत का, इस प्रकार से जब हम नक्शा बनाते हैं भारत का, तो एक नदी यहाँ से जाती है, इस तरीके से मानसरोवर से निकलती है, और ऐसे ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ठीक है, तो इसके ज्यादातर जो स्थल हैं इस घाटी के, वो इस सभ्यता के, वो कहाँ मिले हैं? वो सिंधु नदी के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हमने इस सभ्यता का नाम क्या दिया है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, एक नाम हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। दोनों ही आम नाम है, बहुत ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पहला स्थल खोजा गया था, पूरी सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था, उस स्थल का नाम था आपका हड़प्पा। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा स्थल है? हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहला स्थल होने के कारण इसको स्टार्टिंग में नाम दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। लेकिन धीरे धीरे हमने और भी स्थल खोजे, पता लगा कि सभी स्थल लगभग किसके पास है? सिंधु नदी के आसपास ही स्थित है, इसलिए हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये तो था आपका नाम के ऊपर चीजें। आगे बात आती है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की। वो क्या थी? कि यह सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता है। देखो, हमने पाषाण काल भी पढ़ा है, ताम्र पाषाण काल भी पढ़ा है, उनकी बस्ती हमारे इंडिया में है ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं सभ्यता की, यानी अब यहाँ से मानव सभ्य होना शुरू हो गया था। ठीक है, वो घर बना के रहने लग गया था, इसलिए हम बोलते हैं इसको पूरी सभ्यता। यानी कि एक ही प्रकार के मानव, एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले मानव जब एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो वो एक पूरी सभ्यता कहलाती है। ठीक है ना? तो पहली सभ्यता कौन सी थी भारत की? सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, और यह किसके समकालीन थी? मिस्र में एक सभ्यता थी जिसको बोलते हैं नील नदी घाटी सभ्यता। नील नदी घाटी सभ्यता के समकालीन थी अपनी कौन सी सभ्यता?
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, यानी कि ये दोनों साथ साथ ही पनप रही थी। मिस्र में नील नदी घाटी सभ्यता और भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं एक साथ ही पनप रही थी, इसलिए इनको समकालीन बोला गया है। ठीक है, पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी नहीं है, याद रखना। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, लेकिन सबसे पुराने की बात करें तो वो कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, ये सभ्यता है आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामियन सभ्यता, जो कि आपके ईरान इराक की साइड देखने को मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर है? इन तीनों का नाम याद रखना। हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता की, भारत की सबसे पुरानी है, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी कौन सी है? मेसोपोटामिया। यानी कि भारत की जब सिंधु नदी घाटी सभ्यता आई थी उस टाइम पे मेसोपोटामियन सभ्यता पहले से विकसित हो चुकी थी। ठीक है, और मिस्र में जो नील नदी घाटी सभ्यता है वो हमारी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ ही पनप रही थी। क्लियर है? तो ये कैसी है? ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके ज्यादातर जो स्थल आपको देखने को मिलेंगे वो पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के जितने भी स्थल है उनकी खोज पाकिस्तान में ही हुई थी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग जो हुई थी खोज करने की 1921 से हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे जो पाकिस्तान था वो भारत का ही हिस्सा था, तो हमने उसको भारत में ही शामिल करा हुआ है, तो भारत के ही वो प्रारंभिक स्थल थे। उसके बाद देश आजाद होने के बाद हमने सिर्फ भारत में ही फिर इसकी खुदाई करी, पाकिस्तान में नहीं करी। ठीक है, भारत के लेवल पे अगर हम बात करें तो। ओके, चलिए, हाँ, ये माना जा सकता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता नहीं है। कौन सी है? मेसोपोटामियन है। लेकिन अगर अपन बात करें कि विश्व की सबसे विकसित सभ्यता कौन सी है, विश्व की सबसे विकसित सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता विकसित कैसे है? क्योंकि ग्रामीण नहीं थी ये सभ्यता, कैसी थी? नगरीय थी। भारत में 3 बार ही नगरीकरण हुआ है। फर्स्ट नगरीकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? सिंधु नदी घाटी सभ्यता के टाइम पर ही हुआ था। भारत में प्रथम नगरीकरण किसके टाइम पे हुआ था? सिंधु नदी घाटी के टाइम पे ही हुआ था। यानी कि जो नगर स्टार्टिंग में अस्तित्व में आए थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर ही आए थे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये एक प्रकार की नगरीय सभ्यता है। ठीक है, पीछे हमने ताम्रपाषाण जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वो एक कैसी बस्तियां थी? वो ग्रामीण बस्तियां थी, यानी कि वहां पर गाँव थे। यहाँ पर नगरों का अस्तित्व आ चुका था, यानी कि लोग व्यापार भी कर रहे थे। आगे हम देखेंगे कि एक प्रकार की व्यापारिक सभ्यता थी। ठीक है, अच्छा, विकसित सभ्यताओं में और क्या क्या चीजें आती हैं जब हम बात करते हैं विकसित सभ्यता की? तो देखो, विकसित सभ्यता कैसे है? विकसित सभ्यता, पहला नंबर तो हमने देखा कि यहाँ पर नगरीकरण हुआ था भारत का, प्रथम नगरीकरण। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज कि यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही ज्यादा विकसित थी। जल निकास प्रणाली काफी जगह आपको आज भी देखने को नहीं मिलेगी इस टाइप की जल निकास प्रणाली। ठीक है, कैसी होती थी कि सभी घरों के सामने या पीछे की तरफ नालियां बनी होती थी, जिसमें घरों का जो गंदा पानी था वो जाता था, और ये सारी नालियां एक बड़े नाले में जाकर मिलती थी। ठीक है, और इन सभी नालियों के ऊपर सिल्लियां रखी होती थी, पत्थर रखे हुए होते थे, ताकि जो नालियों की गंदगी है, जो मच्छर है, वो बाहर की तरफ ना आ पाए। तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था, इसलिए यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है ना वो बहुत ज्यादा विकसित थी। ठीक है, अभी अभी हमने देखा हर घर की एक अपनी अलग नाली थी, वो सारी नालियां मिलकर कहाँ जाती थी? एक बड़ी नाली में जाकर मिल जाती थी। ठीक है ना, तो ये है ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, एक जो तीसरी विशेषता आती है वो कौन सी है इसकी?
नगर नियोजन, ठीक है, यानी कि इनकी सिटी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। सिटी प्लानिंग, इनकी सिटी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि आज भी बहुत सारे जो शहर है भारत में वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिटी प्लानिंग थी उसके अनुसार ही बनाए गए हैं। जैसे जैसे कि आप बात करेंगे जयपुर, ठीक है, जब आप पुराने जयपुर में जाओगे तो पुराना जो जयपुर है वो पूरा सिंधु नदी घाटी सभ्यता के ही आकार में बना हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं से ही पूरा लिया गया है जो भी सिस्टम है आपका सिटी प्लानिंग का। एक है चंडीगढ़, ठीक है, अब आप देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे शहर हैं और इनकी सिटी प्लानिंग किससे प्रेरित है, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से ही प्रेरित है, ठीक है। चलिए, हमने देख लिया ये किस प्रकार की सभ्यता थी। ये एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हो चुकी थी, ठीक है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल, फिर तांबे का इस्तेमाल और उसके बाद आपके ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और देखते हैं, इसका विस्तार। जब आप विस्तार की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने देशों में विस्तार था। देश की बात करें तो कितने देश थे जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो देखो 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है अफगानिस्तान, ठीक है, एक है पाकिस्तान और एक है भारत। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल मिले हैं वो इन 3 देशों में मिले हैं, ठीक है। मेनली तो पाकिस्तान और भारत में मिले हैं, लेकिन अफगानिस्तान में भी आपको 1-2 साइट देखने को मिल जाएगी। वो हम देखेंगे कौन कौन सी साइट है जो अफगानिस्तान में पाई गई है, ठीक है। तो मेनली आपको 3 देश याद रखने हैं जहां पर सिंधु सभ्यता का विस्तार किया गया है। अब इसका देख लेते हैं अपन, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट विस्तार क्या क्या है। देखो, सबसे पहले हम दिशाएं बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये कौन सी दिशा है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर है? चलो अब अपन देखते हैं कहाँ कहाँ पर विस्तार है। तो सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट था वो है मांडा। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? सबसे साउथ की अगर अपन बात करें तो सबसे साउथ में पड़ता है आपका दैमाबाद। दैमाबाद याद होगा, ताम्रपाषाण में पढ़ा था अभी अभी। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? अहमदनगर में पढ़ा था हमने, अहमदनगर में, ठीक है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आलमगीरपुर। यूपी में, मेरठ में पड़ता है ये, ठीक है। और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सुतकांगेडोर, ठीक है। ये 4 स्थल हैं जिनको नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट बांटा गया है, ठीक है। चलिए, ये हमने बांटा है भारत के हिसाब से। किसके हिसाब से? भारत के हिसाब से। लेकिन अगर बात करें कि ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का आगे सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये याद रखना, ये और ऊपर आपको मिलेगा अफगानिस्तान में शोरतुगई। कौन सा स्थल है? शोरतुगई, ठीक है। ये है, बाकी ये सब इंडिया में ही है। अगर अपन बात करें सुतकांगेडोर तो ये तो पाकिस्तान में। आप लोग बोलोगे कि मैडम ये तो पाकिस्तान में है तो इंडिया का कैसे हुआ? तो देखो, इंडिया में जब अपन बात करें, इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इंडिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है इधर नागेश्वर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगर भारत की बात करें, दोबारा से देख लो, अगर भारत में फैलाव की बात करें तो भारत में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद है महाराष्ट्र में। सबसे पश्चिमी बिंदु नागेश्वर है गुजरात में और सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है यूपी में। क्लियर है? लेकिन ओवरऑल सभ्यता की बात करें तो सबसे उत्तर में शोरतुगई है अफगानिस्तान में, ठीक है। वहीं सबसे पश्चिम में कौन सा है? सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। दक्षिण का और पूर्व का ये भारत में आएगा, ये सेम रहेगा। क्लियर है? इसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं एक बार।
भारत में सभ्यता का विस्तार। भारत में सभ्यता का विस्तार, ठीक है। उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दक्षिण दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, क्लियर है। फिर पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और पश्चिम में कहां पर है? पश्चिम में नागेश्वर है, नागेश्वर है जो कि गुजरात में है, ठीक है। वहीं अपन बात करें, भारत के बाद स्थिति आती है आपके संपूर्ण सभ्यता। संपूर्ण सभ्यता का विस्तार, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में जो जगह पड़ती है उसका नाम है शोरतुगई। चलो लिख ही लेते हैं। उत्तर में क्या है? उत्तर में है शोरतुगई, ठीक है, जो आपके पड़ता है अफगानिस्तान में, क्लियर है। फिर दक्षिण में मैंने आपको बताया इंडिया में ही आएगा, कौन सी जगह है? दैमाबाद। कहां पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। वहीं अपन बात करें पश्चिम की, चलो पूर्व की बात कर लेते हैं पहले। पूर्व में चीजें सेम रहेंगी, पूर्व और दक्षिण में। पूर्वी विस्तार कहां पर पड़ता है? भारत में ही पड़ता है इसका। तो भारत में कौन सी जगह? आलमगीरपुर, कहां पर? यूपी में, क्लियर है। वहीं अपन बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में ओवरऑल सभ्यता का विस्तार कहां पड़ता है? सुत कांगेडोर, और ये कहां पर है? ये आपके पड़ता है पाकिस्तान में। आई होप दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अंतर समझना बहुत बड़ी बात है। ये केवल भारत के विस्तार की बात कर रहा है और वो पूरी ओवरऑल सभ्यता के विस्तार की बात कर रहा है, ठीक है ना। सबसे उत्तरतम पॉइंट कौन सा आता है? शोरतुगई आता है, जो कि कहां पे पड़ता है? आपके अफगानिस्तान में, ठीक है। अफगानिस्तान में गिनती के 2 ही स्थल हैं जो आपको ज्यादा याद रखने नहीं है बेसिकली, उनमें से एक तो हमने पढ़ लिया है, शोरतुगई, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार कितना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार पड़ता है 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार पड़ता है 1600 किलोमीटर। ये चीजें पूछी नहीं जाती है, बट एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना पड़ता है, क्या पड़ता है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है सभ्यता। तो याद रखना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। कितना? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी कि लगभग कितना हो गया? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, क्लियर है। इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्लियर है। चलो अच्छा, भारत का पहला नगरीकरण हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो पूरे भारत का पहला नगरीकरण था। तो इसको कहा किसने? ठीक है, ये इसका कुछ प्रूफ तो होगा ना भाई। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो प्रूफ के आधार पर पढ़ रहे हैं। पीछे हमने पाषाण काल पढ़ा तो प्रूफ के आधार पर पढ़ा, क्योंकि हमको अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें प्राप्त हुई है। कहीं से मृतभान प्राप्त हुआ है, कहीं से हड्डियां प्राप्त हुई है, कहीं से कंकाल प्राप्त हो रहे हैं, कहीं से मोहरे प्राप्त हो रही है ना। लेकिन यहाँ पर भी कुछ तो चीजें होंगी ना जिनके आधार पर हम बोल रहे हैं कि भारत का पहला नगरीकरण कौन सा था? ये था। तो इसको संज्ञा किसने दी थी भारत का पहला नगरीकरण का? सिंधु सभ्यता को भारत का पहला नगरीकरण
एक व्यक्ति थे गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड ने कहा था, ठीक है। सिंधु सभ्यता को भारत का पहला नगरीकरण किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने कहा था। क्लियर है, याद रखना। अच्छा, सभ्यता का ज्ञात पहला स्थल मैंने आपको अभी भी बताया था, सभ्यता का ज्ञात पहला स्थल। पहला स्थल ऐसा कौन सा था जो सबसे पहला था, जिसको खोजा गया था? तो कौन सा था? अभी मैंने आपको बताया था हड़प्पा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम और क्या क्या इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि हड़प्पा सबसे पहली बात तो है कहां पर? इंडिया में है? नहीं है, पाकिस्तान में है। कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था, पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला है, मोंटगोमरी, जो कि आपके पड़ता है पाकिस्तानी पंजाब, पंजाब प्रांत में, और ये है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। तो पूरी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मोंटगोमरी, हड़प्पा, और हड़प्पा के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थल स्थित है? तो याद रखना, रावी नदी। रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थित है। क्लियर है? चलिए, चलो अब बात आती है इसकी खोज की। अभी तक हमने देख लिया पहला स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था, ठीक है। लेकिन खोज करी किसने थी और कब करी थी, ये चीज देखनी है। देखिए, स्टार्टिंग तो बहुत टाइम पहले से हो चुकी थी, ठीक है। 1826 में जो चार्ल्स मैसन थे, उन्होंने भी एक टीला खोजा था, हड़प्पा का पश्चिमी टीला खोजा था, जो कि बहुत डेवलप था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे इतना ध्यान दिया नहीं गया था चीजों पर, क्योंकि रेलवे की जो पटरी है उनको बनाने के लिए खुदाई हो रही थी, तो लोगों ने ध्यान दिया और छोड़ दिया, उनको लगा कोई 100-200 साल पुरानी सभ्यता है ना। लेकिन बाद में जॉन मार्शल आए, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने इस चीज को ज्यादा सीरियसली लिया और जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई अच्छे से। उनको पता लगा कि सभ्यता बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, ठीक है, और इतिहास में बहुत काम आ सकती है। इसलिए जॉन मार्शल को कहा जाता है सिंधु सभ्यता का जनक, ठीक है, क्योंकि सीरियस तरीके से खुदाई जिसने करवाई थी वो जॉन मार्शल ही थे। ओके, तो जनक किसको कहा जाता है? जॉन मार्शल को कहा जाता है। अच्छा, और जॉन मार्शल ने ही अपने नेतृत्व में इसकी खुदाई करवाई थी, और वो खुदाई किसने करी थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी, हड़प्पा स्थल की, ठीक है, हड़प्पा स्थल की खोज की थी, तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, इंपॉर्टेंट नगर है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में कुछ गांव भी पाए जा रहे थे, कुछ नगर भी पाए जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि पहली बार नगर पाए गए थे इसलिए हमने इसको नगरीकरण कहा है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने नगरीकरण को बढ़ावा दिया था, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने अपने नेतृत्व में खुदाई करवाई थी। किस किस ने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करी थी, 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी, और आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल खोजा था, ठीक है। और जॉन मार्शल ही थे जिनको कहा जाता है सिंधु सभ्यता का जनक। जॉन मार्शल को सिंधु सभ्यता का जनक
कहा जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे स्थल, इनके एक एक करके। देखिए ये इमेज है, ये देख लीजिए। इस टाइप से हड़प्पा सभ्यता का हमको स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है। तो हमको पता लगा है कि देखो ये एक बाथ टब जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्नानागार इसको कहा गया है। ठीक है, आगे देखो पूरा एक अलग ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उस टाइम पे, यानी कि टाइमलाइन इसकी कब मानी जाती है, 2600 बीसी से लेकर मेन जो टाइमिंग मानी जाती है इसकी 1500 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, ये टाइमलाइन है, लिख लीजिए इसकी टाइमलाइन। काल कब का था इसका, सिंधु सभ्यता का समय काल माना जाता है 2600 बीसी से 1500 बीसी तक। ठीक है, यानी कि जब ताम्रपाषाण काल या फिर आप कह लीजिए नवपाषाण काल जब खत्म हो रहा था, तो उस टाइम पे सिंधु सभ्यता के कुछ कुछ लक्षण हमको दिखाई देने लग गए थे सोसाइटी में। ओके, चलिए दोबारा से एक बार देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हमने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी सभ्यता हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि मानव ने अब तांबे के बाद कांसा बनाना शुरू कर दिया था। ओके, टाइमलाइन कितनी थी इसकी, 2600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक पूरी हड़प्पा सभ्यता का एक समय काल निश्चित किया गया है। ओके, उसके बाद हमने देखा है हाँ कि यह सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और विश्व की सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता है। ठीक है, कौन सी सभ्यता है जो सिंधु सभ्यता के समकालीन रही है, तो वो रही है मिस्र की सभ्यता, जिसको नील नदी घाटी सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, बाकी विश्व की सबसे पुरानी मानी जाती है मेसोपोटामियन सभ्यता। लेकिन मेसोपोटामियन सभ्यता की भी एक खास बात है, वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, इसलिए हमको विकसित सभ्यता बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक, चलिए विश्व के सबसे विकसित है, क्यों विकसित है, क्योंकि यहाँ पर नगरीकरण हो गया था, जिसको भारत का पहला नगरीकरण कहा गया है। फिर जल निकास प्रणाली यहाँ की बहुत बेस्ट थी, सबसे बेस्ट जल निकास प्रणाली थी यहाँ की, जिसको हम आज के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। नगर नियोजन इतना बेहतरीन था कि आज के भी बहुत सारे शहर इस स्ट्रक्चर पर बनाए गए हैं, जैसे कि जयपुर, चंडीगढ़, ईटीसी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये हमने देख ली। ओके, विस्तार देख लिया हमने। विस्तार अगर ओवरऑल माने तो कहां से कहां तक है, अफगानिस्तान के शोर तो गई, नॉर्थ से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के देमाबाद तक। ठीक है, वहीं अपन बात करें पूर्व में, पूर्व की बात करेंगे तो आलमगीरपुर है, कहां पर, यूपी में, और पश्चिम की बात करेंगे तो सुतकांगेडोर है, कहां पर, आपके पाकिस्तान में। ठीक है, वहीं अपन भारत की बात करें तो भारत में जम्मू कश्मीर के मांडा ये उत्तरतम स्थल है, दक्षिणतम देमाबाद है, पूर्वी आलमगीरपुर है, और वेस्टर्न क्या है, नागेश्वर गुजरात में। ठीक है, ओवरऑल इसका विस्तार कितना है, इसका देखो 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है और 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, ये आपने देख ही लिया था। टोटल क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, भारत का पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को किसने कहा था, गार्डन चाइल्ड नामक एक पुरातत्ववेत्ता ने कहा था। ठीक है, सभ्यता का ज्ञात पहला स्थल कौन सा है, हड़प्पा स्थल है, इसलिए हम इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता, वो हड़प्पा स्थल कहाँ है, पाकिस्तान का मोंटगोमरी है, पंजाब प्रांत में। ठीक है, रावी नदी के किनारे है। ये सब अपन पढ़ेंगे क्योंकि हम एक एक करके स्थल जब हम पढ़ेंगे तब। जॉन मार्शल हैं जिनके नेतृत्व में इसकी खुदाई शुरू हुई थी। तो हड़प्पा को किसने खोजा था, हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बचपन से आ रहे ये वाले क्वेश्चन, ये हड़प्पा की खोज किसने करी थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, तो ये चीज याद रखना है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने करी थी, राखलदास बैनर्जी ने, आर.डी. बैनर्जी। इसीलिए जॉन मार्शल को क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता का जनक कहा जाता है, क्योंकि जॉन मार्शल से पहले भी बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता आए थे जिन्होंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं था इस स्ट्रक्चर को, लेकिन जॉन मार्शल ने सीरियसली लिया और इसकी आगे खुदाई करवाई। ओके, चलिए ये सारी चीजें थी।
अच्छा, कुछ एक चीज ऐसी भी है कि हमको यहाँ पर नदी भी देख लेनी चाहिए, ठीक है। सभ्यता तो ठीक है हमने देख ली, बट नदी भी हमको देखनी चाहिए कि कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा स्थल बसा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मांडा की जब हम बात करें तो मांडा चेनाब नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं बात करें दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पर है? आपके गोदावरी की सहायक नदी है जिसका नाम है परवरा नदी, ठीक है। कौन सी नदी? परवरा नदी के पास है, ठीक है। क्योंकि पूरी जो सभ्यता है वो नदियों के आसपास ही बसी हुई थी, तो नदी आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है। तो मांडा चेनाब नदी और दैमाबाद परवरा नदी। आलमगीरपुर की बात करें मेरठ की, तो यहाँ पर एक नदी थी हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे पर है ये, ठीक है। और वहीं अपन बात करें सुतकांगेडोर की, तो सुतकांगेडोर की एक नदी थी दाश्क नदी, ठीक है। कौन सी नदी? दाश्क नदी। ये चीजें हैं, ये आपको कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं। कनेक्टिविटी आई होप बना पा रहे होंगे, नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना मुझे कि मैम कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है, तो मैं आपको दोबारा से चीजों को एक बार लिंक कर दूंगी, ठीक है। एक बार दोबारा से लिंक अपन कर लेते हैं। पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर हमने पढ़ा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, कासा बनाना शुरू कर दिया था, लोगों ने व्यापार भी शुरू कर दिया था, एक साथ रहने लगे थे, लोगों के विचारों का आदान प्रदान हुआ और उन्होंने नई नई चीजों का एवोल्यूशन किया था, ठीक है। तो अब हमारी सभ्यताएं शुरू हो चुकी है जब व्यक्ति ने एक ढंग से रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। हालांकि ये चीज आगे जाके बिगड़ेगी, दोबारा से हम ग्रामीण सभ्यता में आ जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हमने नगर बसाए थे यहाँ पर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल रहे हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से स्थानों पर वो पढ़ते हैं, कौन उनके खोज करता है, ठीक है। उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी पढ़नी है, बिकॉज आपके एग्जाम में स्थलों से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं कि ये स्थल कहाँ पर स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है या नहीं है, ओके। तो स्थलों को बहुत फोकस के साथ पढ़ना, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।